हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 13 के सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है विद्युत धारा। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत धारा से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को हल करना। ठीक है, तो विद्युत धारा के अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही है वो आपको चुनना है। सबसे पहला प्रश्न है अमीटर द्वारा मापा जाता है। आपको बताना है अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा या विभवांतर या आवेश या विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा। अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है किस सेल मीन्स बैटरी होता है, तो किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? पुनः आवेशित का मतलब पुनः दोबारा चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है किस बैटरी को दोबारा आप चार्ज कर सकते हो। शुष्क सेल यानी जो सूखी बैटरी रहती है, जैसे निप्पो एवर रेडी वगैरह हो गई, जो टार्च में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको तो हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। डेनियल सेल्स है, सीसा संचायक सेल है या वोल्टेज सेल है। तो इसमें से जो सीसा संचायक सेल है यह वह सेल है जिसको हम दोबारा से आवेशित यानी चार्ज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा संचायक सेल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? कूलाम है, एम्पियर है, सेकेंड है या वोल्ट है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है आपका वोल्ट। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न घ है, आपको एक संकेत दिया है। ठीक है, जो यह वाला संकेत है, ठीक इस तरह से रहता है आपका। आपको बताना है यह जो प्रतीक है यह किसका प्रतीक है। तो यह प्रतीक है हमारा किसका? प्रतिरोध का। ठीक है, यह हमारा किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का। ठीक, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? एक सूत्र दिया है आपका। ठीक है, वहीं आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्या I बराबर क्यू इंटू टी होता है, या I बराबर क्यू बटे टी होता है, या क्यू बराबर I बटे टी होता है, या टी बराबर I बटे क्यू होता है। ठीक है, तो जो सही फार्मूला होता है आपका क्यू बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर क्यू बराबर देखें तो या I बटे टी है, तो या तो हमारा गलत हो गया। टी बराबर निकालेंगे तो क्यू बटे आई आएगा, लेकिन क्यू बटे आई कहीं नहीं है टी बराबर, तो यह भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अगर आई बराबर हम निकालेंगे तो टी इधर गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग, यानी क्यू बटे टी। तो आई बराबर मिल जाएगा क्यू बटे टी, और क्यू बटे टी कहाँ है? आई बराबर ये रहा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, तो हमारा सही सूत्र है आई बराबर क्यू बटे टी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम उत्तर देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करके। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है इसका खाली जगह वाले का, विद्युत धारा का मात्रक खाली स्थान होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इसमें भरा जाएगा एम्पियर। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक खाली स्थान होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, और इसको इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस तरह से बनता है ओम। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इसमें भरा जाएगा ओम। आगे है रासायनिक ऊर्जा को खाली स्थान द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जो सूखी बैटरी रहती है उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ रहते हैं। तो उन्हीं रासायनिक पदार्थों की जो रासायनिक ऊर्जा रहती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा को शुष्क सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें आपका भरा जाएगा शुष्क सेल, या तो आप इसमें विद्युत सेल भी भर सकते हैं, विद्युत बैटरी। ठीक है, तो या तो शुष्क सेल भरिए या तो विद्युत सेल। अगला है लकड़ी खाली स्थान पदार्थ है। तो लकड़ी जो है यह विद्युत रोधी पदार्थ है।
यानी लकड़ी में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यानी यह विद्युत को रोकने का कार्य करती है, विद्युत रोधी पदार्थ है। हालांकि अगर हरी लकड़ियाँ रहे तो उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो लकड़ी क्या हो जाएगी, विद्युत रोधी पदार्थ होता है। तो यह हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया, जिसमें पहले में भरा जाएगा एम्पियर, दूसरे में ओम, तीसरे में शुष्क सेल या विद्युत बैटरी और चौथे में विद्युत रोधी पदार्थ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। काय निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं चिन्ह लगा करके। सबसे पहला है वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो यह हमारा क्या है, गलत है। वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं, बल्कि किस क्रम में लगता है, समांतर क्रम में। आगे है विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो जो विद्युत बल्ब है यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता, तो यह भी हमारा गलत है। अगला है तांबा विद्युत चालक पदार्थ है। तांबा का संकेत होता है कॉपर यानी Cu। तो जो Cu कॉपर है यह विद्युत चालक पदार्थ है, यानी इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो यह विद्युत चालक पदार्थ है, तो यह हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद है विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। तो यह भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा, जिसमें पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा क्या है, गलत है। तो एक बार पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करके देख लेते हैं। ठीक है, श्रेणी क का श्रेणी ख से मिलान। सबसे पहला इसमें अ मीटर को जोड़ते हैं। तो अ मीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, श्रेणी क्रम में से। ठीक है, अ मीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। आगे है पुनः आवेशित नहीं हो सकता। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो शुष्क सेल होता है उसको हम दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मिलान हो जाएगा शुष्क सेल से। इसके बाद है वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, विभवांतर। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर। आगे है प्रतिरोध, जिसका संकेत होता है, ऊपर हमने यह भी पढ़ा था प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसका मिलान हो जाएगा ओम से। आगे है मेंस से प्राप्त धारा, वो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट होता है। ठीक है, तो मेंस से जो प्राप्त धारा होती है उसको हम प्रत्यावर्तित धारा बोलते हैं। प्रत्यावर्तित धारा को हम एसी करंट बोलते हैं। और जो बैटरी से प्राप्त धारा रहती है उसको हम क्या कहते हैं, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, और एसी अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो ये आपका मिलान हो गया, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं हम। सबसे पहला इसमें विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको बताना है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो विद्युत वाहक बल, सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसे। तो संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल यानी बैटरी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे उस सेल यानी बैटरी का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है विभवांतर, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसके सिरों के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ठीक है, पूरा देख लीजिए एक बार फिर से, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताना है प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। ठीक है, तो प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में अंतर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। तो प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी जो प्राथमिक सेल है उसे हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमने ऊपर भी पढ़ा था, शुष्क सेल, डेनियल सेल आदि।
ठीक है। शुष्क सेल किसे कहते हैं, तो जो हम इस तरह के टार्च में यूज करते हैं, निप्पो एवर रेडी बैटरी या घड़ियों में जो बैटरी यूज करते हैं वह हमारी कौन सी बैटरी रहती है, शुष्क सेल। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला हो गया। इसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, शुष्क सेल या प्राथमिक सेल जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। और प्राथमिक सेल का उपयोग हम घड़ी, रिमोट, टार्च आदि में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, घड़ी, रिमोट, टार्च आदि में करते हैं। तो यह हो गया हमारा प्राथमिक सेल। अब हम देखेंगे द्वितीयक सेल क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल। तो द्वितीयक सेल को हम पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, द्वितीयक सेल को हम क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी चार्ज कर सकते हैं दोबारा से। इसका उदाहरण है जैसे सीसा संचायक सेल, इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद है इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, जबकि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या था, ज़्यादा था। और इस द्वितीयक सेल का जो इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, इसका उपयोग हम कार, बस, इन्वर्टर आदि में करते हैं। ठीक है, और प्राथमिक सेल का उपयोग हम कहाँ कर रहे थे, घड़ी, रिमोट, टार्च आदि में। ठीक, तो यह हमारा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर हो गया। आगे आते हैं, अगला है हमारा अमीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। तो देख लेते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर, अमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, अमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। वोल्ट मीटर, तो अमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते थे, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर के द्वारा परिपथ में विद्युत विभवांतर नापा जाता है। ठीक है, अमीटर से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से विद्युत विभवांतर। इसके बाद अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते थे और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम था और इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो यह हमारा अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। आपको क्या है, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। ठीक है, कुछ मात्रक दिया है, आपको बताना है यह किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो हम उत्तर देख लेते हैं इसका। सबसे पहले है कूलाम। तो जो कूलाम है यह मात्रक है आवेश का। ठीक है, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसके बाद है एम्पियर। तो एम्पियर मात्रक है आपका विद्युत धारा का। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। वोल्ट है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। ठीक है, वोल्ट हो गया विभवांतर का मात्रक। जूल है, तो जूल व्यय ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, जूल किसका मात्रक है, व्यय ऊर्जा का। ओम है, तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, और पीछे आप पढ़े थे ओम का संकेत इस तरह का था। ठीक है, तो आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, व्यय ऊर्जा का मात्रक जूल और प्रतिरोध का मात्रक ओम। पूरा देख लीजिए एक बार। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम तथा आपको उपयोग बताना है। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं एक एक उपकरण का नाम और उपयोग। सबसे पहला आपको बताना है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कोई उपकरण। तो चुंबकीय प्रभाव पर उपकरण जो है वह है हमारा अमीटर। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन सा हो गया, अमीटर। और इसका उपयोग कहाँ भी किया जाता है, तो अमीटर द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, अमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। तो यह हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बताना है आपको उष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो उष्मीय प्रभाव, धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित जो यंत्र हैं वह है आपका विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस। हालांकि एक ही लिखना था, कोई भी एक आप याद कर लीजिएगा। उपयोग देख लेते हैं। विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है। उसी तरह से विद्युत हीटर तथा विद्युत प्रेस द्वारा विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे उष्मीय प्रभाव पर आधारित हो गए। ठीक है, आगे है आपका रासायनिक प्रभाव पर आधारित। ठीक है, तो इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे
विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण और शोधन आदि में किया जाता है। तो यह हो गया आपका रासायनिक प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है फ्यूज तार क्या है, इसका क्या उपयोग होता है और यह किस मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा फ्यूज तार का। ठीक, इसके बाद देखेंगे उसका उपयोग। तो क्या है फ्यूज तार? उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह यानी जो फ्यूज होता है शीशे और टीन से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट से होने वाली हानि से हमें बचाता है। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, तो देख लेते हैं फ्यूज का उपयोग। ठीक, तो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पर तथा अधिक वोल्टेज आने पर यह स्वयं पिघल जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है और तारों तथा विद्युत उपकरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। फ्यूज तार को चीनी मिट्टी के बने एक खोल में लगाते हैं और इसे हम फ्यूज कैरियर कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया इसका उपयोग। अगर यह आपको थोड़ा कठिन लगे तो नीचे यह अथवा करके थोड़ा सरल है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूज तार तो यह टीन तथा शीशे से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है। उपयोग कहाँ पे करते हैं इसका? जब परिपथ में प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है तथा विद्युत उपकरण खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा फ्यूज तार और उसका उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3 घरेलू उपकरणों का नाम लिखिए और यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं वह बताना है आपको कि 3 घरेलू उपकरण का नाम और मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 3 घरेलू उपकरण जैसे बिजली के बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट, यह हो गए और यह मेंस के साथ समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो 3 घरेलू उपकरण जैसे बिजली के बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट आदि मेंस के साथ समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि अगर घरेलू विद्युत उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर है घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहला, विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पर विद्युत धारा का खुला तार है तो उसे कभी भी छूना नहीं चाहिए। भीगे हाथों से स्विच यानी जो बटन होता है उसको कभी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। तीसरा है घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाएं। ठीक है, आगे है जितने भी विद्युत उपकरण हैं वह मानक स्तर ISI के ही प्रयोग में लाए जाएं। ठीक है, विद्युत उपकरण मानक स्तर ISI के ही प्रयोग में लाए जाएं। इसके बाद है पांचवा, घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी यानी अर्थिंग से अवश्य किया जाना चाहिए। छठा है विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहने जाएं। इसके बाद है विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है, आठवां है किसी भी प्रकार की खतरे की आशंका होने पर सबसे पहले मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिससे सभी जगह की बिजली सप्लाई क्या हो, बंद हो जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला है, यह आंकिक प्रश्न है आपके। ठीक है, देख लीजिए यहीं पर। तो एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया क्या है? चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम। तो चालक तार का प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं।
तो R बराबर 3 ओम हो गया। ओम को आप हिंदी में न लिख करके इस तरह से भी बना सकते थे। इसके बाद तार के सिरों के बीच विभवांतर यहाँ दिया था 1.5 वोल्ट। तो तार के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर 1.5 वोल्ट हो गया। आपसे पूछा है तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान। तो तार में बहने वाली विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर सूत्र होता है हमारा V/R। ठीक है, I बराबर क्या होता है V/R। तो V का मान था 1.5 और R का मान था आपका 3.0। ठीक है, अब इसी को आपको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे आप। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 15/30। ठीक है, अब इसको आप छोटा कर सकते हैं काट करके, 5 से काट लीजिए तो 5 तियाँ 15 और 5 छके 30। ठीक है, अब 3/6 आ गया, इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 एकम में 3 और 3 दूना 6 यानी 1/2। तो 1/2 को दशमलव में बदलना है तो यह होता है 0.5 एम्पियर। 1/2 का मतलब आधा, आधा का मतलब 0.5। ठीक है, या तो आप भाग दे के भी कर सकते हो, 1 में भाग दोगे जब 2 से तो दशमलव बढ़ा के 0 हुआ, 2 × 10 0.5 एम्पियर। तो यह इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है अब समझ में आया होगा। वह है इसका एक चालक। ठीक है, एक चालक 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे में रहेगा एक चालक में। ठीक है, 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है वह लिख लीजिए। विद्युत आवेश Q बराबर दिया है आपको 40 कूलाम। ठीक है, यह हो गया। समय दिया है 8 सेकेंड, तो समय हो गया T बराबर 8 सेकेंड। आपको प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। तो ऊपर हमने पढ़ा था I बराबर फार्मूला होता है Q/T। ठीक है, तो अब मान रखना है। Q का मान है आपका 40। ठीक, और बटे T का मान कितना है 8। भाग देंगे 8 पंजे 40, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 एम्पियर इसका हो गया उत्तर। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो यह इस प्रश्न के सभी इस अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रखिएगा। धन्यवाद।